आज हम किरचॉफ के विद्युत धारा वितरण का नियम पढ़ेंगे। क्लियर? किरचॉफ का विद्युत धारा के वितरण नियम से हम किसी भी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान को माप सकते हैं। क्लियर? मतलब करंट के मेजरमेंट के लिए यह नियम है। तो बहुत सारे जो जटिल परिपथ हैं, तो जटिल परिपथ को हल करने के लिए 1842 में किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिपादन किया था। और यह जो उन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया, यह ओम का नियम जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, उन्हीं का ही विस्तृत रूप है। क्लियर? तो यहाँ पर किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम भी कहते हैं, और इसी को हम किरचॉफ का संधि का नियम भी कहते हैं। जो किरचॉफ का विद्युत धारा नियम है, इसको KCL से भी दर्शाया जाता है। यानी आप यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम जिसको KCL, और किरचॉफ का संधि का नियम, इन नामों से जाना जाता है। ओके, तो हम आते हैं इसके स्टेटमेंट पर। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ओके, अभी इसको मैं डायग्राम बना के आपको समझाती हूँ। पहला स्टेटमेंट हो गया। इसी को ही हम दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग उससे निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। आइए हम इन कथनों को यहाँ डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह संधि है जिसको हम O से नाम दिए। अब यहाँ हम देखते हैं विद्युत धाराएं जो प्रवेश करती है और कोई यहाँ पर आती है, इनको हम देखते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर ये वाला इस तरह से इधर जा रही है, इसको मैंने I1 कह दिया, और यह इस तरह से अंदर की ओर जा रही है, इसको मैं I2 कह दी, और एक धारा यहाँ से इस संधि से इस तरह बाहर की तरफ जा रही है, इसको I3, और यहाँ पर इस वाले में I4 विद्युत धारा बाहर की ओर जा रही है, और इस प्रकार यहाँ पर I5 विद्युत धारा अंदर की ओर जा रही है, और लास्ट यहाँ पर I6 विद्युत धारा बाहर की ओर। हम 6 के बजाय कम भी ले सकते हैं, इससे अधिक भी ले सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है। ओके, तो यहाँ पर ये संधि है। संधि यानी जंक्शन। जंक्शन वर्ड आप रेलवे स्टेशन से समझ सकते हो। जैसे दुर्ग, आपके आसपास जो जंक्शन है वो दुर्ग जंक्शन है। यानी जंक्शन, दुर्ग जंक्शन का मतलब होता है, रेलवे में अगर जंक्शन वर्ड जुड़ा हुआ रहता है तो वो ये होता है कि वहाँ से, उस जगह से कोई ट्रेनें बनकर जाती है और बाहर से कोई ट्रेनें वहाँ तक आकर स्टॉप हो जाती है, तो ये कहलाता है जंक्शन। और दूसरे रेलवे स्टेशन है, जैसे आपके आसपास भिलाई नगर है, इधर रसमड़, वहाँ पर ट्रेनें बस आवागमन करती है। इधर पावर हाउस है, तो ये सारी वो जो है वो जंक्शन में नहीं आता है। दुर्ग जंक्शन जो है वह जंक्शन, यानी वहाँ पर से ट्रेनें जाती भी हैं और आती भी है। आप यहाँ पर इनको उसी तरह से समझ सकते हैं। आप देखिए इस बिंदु O यानी जंक्शन पर I1 विद्युत धारा बाहर जा रही है। ओके, यहाँ से बनकर बाहर जा रही है। यहाँ I2 विद्युत धारा इस जंक्शन पर बाहर से बनकर यहाँ पर आ रही है। ओके, इस प्रकार यहाँ पर यह जो है, इधर देखिए आप I3, यह भी यहाँ से बाहर जा रही है, यहाँ से भी बाहर जा रही है, यहाँ पर इस जंक्शन पर आ रही है, और यहाँ से यह बाहर जा रही है। ये इस प्रकार से, ये जो हम दो कथन देखे उनका ये डायग्राम है। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने संधि O पर देखते हैं कि मिलने वाली विद्युत धाराएं कौन कौन सी है।
इसको हमको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर I1, I2, I3, I4, I5 और I6, ये 6 विद्युत धाराएं हैं यहाँ पर इस संधि O पर मिलने वाली। ओके, कोई जा रही है, कोई आ रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि संधि O पर, O में प्रवेश करने वाली विद्युत धाराएं आप प्रवेश के बजाय आप ये कह सकते हो कि संधि O से, ओके ठीक है, प्रवेश करने वाली विद्युत धाराएं। इसमें आप देखिए डायग्राम में I2 आ रहा है और I5। ओके, अब संधि O से बाहर जाने वाली, आप कह सकते हैं दूर जाने वाली विद्युत धाराएं, आप देखिए यहाँ पर I1 है, फिर उसके बाद I3, I4 एंड I6। ओके, I2, I5 यहाँ आ रही है और ये, और बाकी जो है वो बाहर जा रही है। क्लियर? आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे मैं बताती हूँ। अब हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसको हम अभी देख रहे हैं, उस प्रथम नियम के कथन से हम आगे काम करते हैं। तो इसमें प्रथम नियम यही कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी समेशन I, करंट को, विद्युत धारा को I, तो बीजगणितीय योग समेशन इक्वल्स टू 0। इसी को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। आप देखिए, जो यहाँ से बाहर जा रही हैं उनको ऋणात्मक रूप में लिया जाता है और जो प्रवेश कर रही हैं उनको धनात्मक रूप में लिया जाता है। क्लियर? तो उसके हिसाब से आप देखिए, I1 यहाँ पर बाहर जा रहा है तो माइनस, क्लियर, I2 प्रवेश कर रहा है प्लस, I3 बाहर जा रहा है माइनस, I4 भी बाहर जा रहा है माइनस, I5 प्रवेश कर रहा है अंदर में संधि में तो प्लस, और I6 यहाँ पर यह जो है I6 माइनस में के फॉर्म में आएगा। ओके, तो इस प्रकार से दिस इक्वल्स टू 0। देख लीजिए, यहाँ पर माइनस है ना। अब हम जो पॉजिटिव टर्म है एक साइड और बाकी को, निगेटिव वाले को दूसरे साइड में कर लेते हैं। तो I2, ये I2 और I5 प्लस I5 ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा और बाकी राइट हैंड साइड में, तो I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I6। ओके, तो इस प्रकार हम इसको शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं। देखते हैं अभी कि किसी संधि पर और वह जंक्शन या संधि O है, उस पर I2 और I5 क्या है? प्रवेश करने वाली विद्युत धाराएं। धाराओं लिख सकते हो, धाराओं का योगफल बराबर इसी संधि पर
इस संधि से दूर जाने वाली यानी बाहर जाने वाली विद्युत धाराओं का योगफल। बराबर होता है। हमने अभी देखा, देखिए यह आप ऐसा न करके सीधा आप इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो या फिर यहाँ से हम ये बता सकते हैं, यहाँ से हम देखते हैं फिर समेशन Q इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि किसी परिपथ का कुल आवेश का मान नियत होता है। क्लियर? तो दिष्ट धारा परिपथ में या किसी भी परिपथ में किसी संधि पर आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही संचित होता है। तो इस प्रकार जितना आवेश किसी संधि में आता है उतना ही आवेश उस संधि से बाहर निकल जाता है। यही प्रथम नियम में होता है। देखिए हैं आप, तो माने विद्युत धारा प्रवेश करती है उतनी ही बाहर चली जाती है। तो विद्युत धारा किससे होती है? आवेश प्रवाह की दर होती कि नहीं? तो इस प्रकार माने जितना आवेश किसी संधि में आता है उतना ही आवेश उस संधि से बाहर निकल जाता है। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमने देखा कि इस तरह से वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ओके, मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट नियम क्लियर हो गया होगा। ठीक, किरचॉफ के दूसरे नियम को देखते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम इन नामों से भी जाना जाता है। पहला तो किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का पास या पास को लूप भी कहा जाता है का नियम, और किरचॉफ का वोल्टता का नियम। इस वोल्टता के नियम को KVL भी कहा जाता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जैसे फर्स्ट नियम को KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ, यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, तो इन नामों से जाना जाता है। तो इनके आप स्टेटमेंट पहले देख लीजिए कथन को, उसके बाद फिर मैं इनके लिए परिपथ बनाकर आपको बताती हूँ। तो किसी भी विद्युत परिपथ में वह परिपथ बंद होना चाहिए, यानी किसी भी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास या लूप में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस पास के विभिन्न भागों में विद्युत धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह है उस बंद पास में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग। ओके, और विद्युत वाहक बल किसका होता है आपको पता होगा, सेल का। और उसी बंद पास में, है ना, उसी बंद पास में विद्युत धाराओं और संगत जो प्रतिरोध रहेंगे उनके गुणनफल का बीजगणितीय योगफल ये है। पहले वाले में समेशन I इक्वल्स टू 0 था। ओके, यहाँ पर समेशन E इक्वल्स टू समेशन IR। क्लियर? ये सेकंड लॉ है किरचॉफ का। ओके, अब हम इसी कथन को दूसरे शब्दों में इस तरह से भी कह सकते हैं। आप देखिए, प्रतिरोधकों और सेलों में सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभवों में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। ओके, तो जितने भी विभव हैं, यानी सेल में जो विद्युत वाहक बल होते हैं वो भी विभव ही होता है, एक प्रकार का विभवांतर। और उस यहाँ पर प्रतिरोध में जितने भी विभव होंगे V, उनका योगफल, यानी इस तरह से समेशन E प्लस समेशन V इक्वल्स टू 0। हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। समेशन E प्लस, यहाँ पर आपको ओम्स लॉ से पता होगा V इक्वल्स टू IR होता है। ओके, मैंने कहा भी था यह ओम के नियम का विस्तृत रूप है। हम क्या यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दें, ये इस प्रकार से इक्वल्स टू 0। हम यहीं पर पहुँच गए, देखिए। ओके, तो इस प्रकार ये जो है लूप के वहाँ पर उनके दिशा निर्देशों पर जो भी है उन पर डिपेंड करता है। ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है।
तो इस प्रकार से, नहीं तो ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस होगा, है ना। तो ये वहाँ पर जो भी हम चिन्ह परिपाटी यूज़ करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। तो आपको इसको याद रखना है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये कथन समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हम इन चीज़ों को हम कैसे लेकर आएंगे परिपथ के जरिए, उसको देखते हैं। हमने इस तरह से परिपथ बनाया। हम यहाँ पर A, B और ये C और ये D। ओके, अब हम यहाँ पर इसको E दे देते हैं और इसको F दे देते हैं। क्लियर? तो आपको दिख रहा होगा कि यह जो है पहला बंद पास है, यह दूसरा बंद पास है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये पहला सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसके संगत प्रतिरोध R1 है। क्लियर? अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, संगत प्रतिरोध यहाँ पर R2 है और यहाँ पर ये R3 प्रतिरोध है। ओके, अब इनसे हम प्रवाहित विद्युत धारा को देखते हैं। आप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। धारा की दिशा इधर होगी I1, यहाँ आएगी फिर विद्युत धारा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी ये जो लगा है सेल, यहाँ से भी विद्युत धारा इधर जाएगी I2। ओके, यहाँ पर फिर ये दोनों मिलकर, इधर से ये भी आ रहा है और इधर से ये भी आ रहा है, तो यहाँ पर इस वाले लूप में जो विद्युत धारा जाएगी वह I1 प्लस I2 होगी। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये धाराएं इस तरह से प्रवाहित होती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यह लूप जो है, लूप का जो दिशा है वो इस प्रकार से है। देखिए, ये पहले लूप की दिशा हो गई, है ना, इस तरह से जा रही है। यहाँ पर मैं यहाँ बता देती हूँ, पहला लूप बंद लूप है A, B, C, D, A, पहला लूप, और दूसरा लूप आप यहाँ पर बंद लिख लीजिए। दूसरा लूप देखिए आप, B, E, F, C, B। ओके, पहले लूप में लूप जो चल रहा है वो इस दिशा में चल रहा है, नामकरण उसी हिसाब से है, A, B, C, D, A। क्लियर? दूसरा लूप B, E, F, C, B। अब यहाँ पर इसका भी आप डायरेक्शन बता दीजिए लूप का, इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ नियम ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहाँ ये जो बंद पास या लूप के किसी भी बिंदु से प्रारंभ करके, यानी स्टार्ट करके, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करें या तो फिर हम राइट हैंड साइड में स्टार्ट करें। ओके, तो राइट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त कहा जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या कहते हैं? वामावर्त कहा जाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से चलकर हम उसी बिंदु पर हम पहुंच जाते हैं। आप ये देखिए, ये किस प्रकार से चल रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये दक्षिणावर्त है कि वामावर्त है, आप ध्यान में देखिए। और हम चलकर, जैसे ए से चलकर हम पुनः ए पर पहुंच गए ना, ये कहने का मतलब है। यहाँ पर भी हम बी से चलकर हम पुनः बी पर पहुंच गए, ये चीज़ है ना। जिस बिंदु से स्टार्ट करते हैं, चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर से चले या राइट हैंड साइड की ओर से चले, तो वह जो है कहाँ पर, उसी बिंदु पर स्टार्ट हो जाता है, माने पहुंच जाते हैं। हम इसको इधर से भी कर सकते हैं और ये ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो सब में आपका जो रूल्स लगेंगे वो फिर बदल जाएगा दूसरे में, है ना, अगर हम इस साइड से अगर करते हैं तो। सेकंड रूल आपको ध्यान में रखना है कि जब हम सेल के अंदर उसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, लेते हैं। ऋण से अगर धन की ओर चलते हैं तो धनात्मक। ओके, और जब हम सेल के अंदर धन से ऋण की ओर चलते हैं
तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं। ओके, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। सेल के अंदर अगर ऋण से धन की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल E की वैल्यू को हम इस पॉस में, जिस भी पॉस में लेंगे, E की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे ऋण से धन जाने पर। लेकिन जस्ट अपोजिट, धन से ऋण की ओर जब जाएंगे तब हम E की वैल्यू, विद्युत वाहक बल की वैल्यू ऋणात्मक लेते हैं। ओके, दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब थर्ड में देखते हैं, अब धारा के लिए देखेंगे। अब जब धारा की दिशा में चलते हैं, धारा इधर है, धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और विद्युत वाहक बल के गुणनफल को हम धनात्मक लेते हैं। ओके, धारा और यहाँ पर तीसरे रूल पे आते हैं। जब हम धारा के लिए देखते हैं तो जब धारा की दिशा में हम चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, इस तरफ चलते हैं। तो अगर हम धारा के विपरीत दिशा में अगर चलते हैं, धारा इधर चल रही है, अगर हम इसके जस्ट विपरीत दिशा में चलेंगे मान लो, तब वहाँ पर गुणनफल को ऋणात्मक लिया जाता है। ओके, रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट रूल ये है कि जिस बिंदु से स्टार्ट करते हैं लूप में, हम उसी बिंदु पर पुनः वापस आ जाते हैं। ओके, चाहे दक्षिणावर्त में चले या वामावर्त दिशा में चले। सेकंड, जब हम सेल के अंदर उसके ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को हम पॉजिटिव लेते हैं। जब हम सेल के अंदर धन से ऋण सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं। अब धारा की दिशा में अगर हम चलते हैं, थर्ड रूल को मैं बता रही हूँ, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो I और R, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन हम जब धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, है ना, जैसे इधर है तो और हम इधर चल रहे हैं, तो हम धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को ऋणात्मक में लेंगे। ओके, तो इन तीनों नियमों को आपको ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ तक पहुँचना है। क्लियर? चलिए अब हम पहले बंद लूप में आते हैं, ABCDA में। ओके, हम यहाँ पर किरचॉफ का सेकंड रूल फॉलो करेंगे। उनका यूज़ करके हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, सबसे पहले हम इनके प्रतिरोधों पर आते हैं। ओके, यानी हम वहाँ पर क्या देखे थे, समेसन IR देखे थे ना, उसी को ही हमको यहाँ पर इस पहले बंद पॉस में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ABCDA की दिशा में लूप चल रहा है। लूप की दिशा ऐसी है, A से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तब हम देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में IR था ना, तो आप देखिए सबसे पहले धारा यहाँ पर चल रही है इस दिशा में। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1, यहाँ से I1 और इस धारा के संगत प्रतिरोध कौन सा है, R1 है। अब मैंने कहा था धारा की दिशा में अगर चलते हैं, लूप ऐसा चल रहा है ना, तो धारा की दिशा में चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो धारा की दिशा में यहाँ पर क्या होगा, नामकरण के हिसाब से देखिए, यह धनात्मक होगा। ओके, अब दूसरा देखिए आप, ये पॉज तो ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस वाले में I2 और ये इसके संगत प्रतिरोध R2 है। तो यहाँ पर ये देखिए धारा कैसी चल रही है, इस तरह से चल रही है, लेकिन हमारा जो लूप चल रहा है वो कैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम I2 और R2 का जो गुणनफल है वह क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत है। धारा ऐसा चल रही है तो उसके विपरीत हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये निगेटिव आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ओके, बस तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, समझना है, और आप इसको कर सकते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, हम यहाँ पर भी ऐसा ही कर सकते हैं।
अब बात आती है विद्युत वाहक बल यानी समेसन ई। ओके, तो यहाँ पर देखिए समेसन ई, यहाँ पर E1, पहले इसमें क्या है E1 है और दूसरा क्या है E2 है। ओके, अब मैं यहाँ पर मैंने बताया था कि सेल के अंदर अगर ऋण से धन की ओर चलते हैं तो हम उसको धनात्मक लेते हैं, और सेल के अंदर अगर हम धन से ऋण की ओर चलते हैं तो ऋणात्मक मिलेंगे। यहाँ पर ऋण से धन की ओर है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, धनात्मक में रहेगा। और यहाँ पर देखिए हम धन से ऋण की ओर जा रहे हैं, यानी लूप का जो चक्र जा रहा है वैसे ही जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर धन से ऋण की ओर आएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ऋणात्मक होगा। केवल आपको लूप के क्रम को याद रखना है, लूप कैसे चल रहा है इस चीज़ को याद रखना है, और तीनों पॉइंट को, रूल्स के जो तीनों पॉइंट हैं उनको याद करना है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब जो नहीं आया होगा सेकंड लूप में और अच्छे से आ जाएगा। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देती हूँ। अब हम दूसरे बंद पास पे आते हैं। क्या था ये, बी ई एफ सी बी। ओके, एफ सी बी, इसमें यहाँ पर भी हम किरचॉफ का सेकंड रूल जो है वो देखेंगे, उसी के अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो आप देखिए इस वाले पॉस में केवल एक ही सेल है, E2। ओके, अब लूप कैसे चल रहा है, BEFCB। क्या होगा, ऋण से धन की ओर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले में देखिए I2R2 ये है। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर, ये I2R2 कैसा है बताइए, BEFC यानी लूप के ही दिशा में, मतलब जो धारा की दिशा में ही है, और धारा कैसी है, लूप की दिशा में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। और यहाँ पर इस धारा की दिशा कैसी है बताइए, लूप के ही क्रमानुसार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस धारा I1 प्लस I2 इंटू संगत धारा प्रतिरोध R3। इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट में कैसा आया था और सेकंड में यहाँ पर देखिए आप इस प्रकार से। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। मैं सेकंड वाले को फिर से बता देती हूँ आपको। यहाँ पर इस वाले BEFCB पॉस में आप देखिए ऐसा चल रहा है लूप, तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल होगा वह E2, यह कैसे चल रहा है, ऋण से धन की ओर चल रहा है, मतलब यहाँ पर ये इसका मान, विद्युत वाहक बल का मान इस सेल का धनात्मक होगा E2। और उसके बाद हम यहाँ पर इधर समेशन IR को लिखेंगे, तो समेशन IR में देखिए आप I2R2 यह कैसे चल रहा है, धारा की दिशा में ही चल रहा है ये लूप का क्रम, तो यह पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर देखिए I1 प्लस I2 और ये धारा हो गया और इसके संगत प्रतिरोध R3, तो यहाँ पर यह लूप की ही दिशा में है, धारा की दिशा, तो यह भी धनात्मक होगी। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को किरचॉफ के दोनों नियम समझ में आ गए होंगे, क्लियर, और इनके जो अलग अलग नाम हैं वो भी आप समझ चुके होंगे। ओके, किरचॉफ का द्वितीय नियम पूरा हमको एग्ज़ाम में अभी तक किए हैं वहाँ तक का करना है। अब इसमें अगर दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ये आपको याद रखना है। पहला किरचॉफ का पहला नियम वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ओके, और यह दूसरा नियम
बंद पॉश के लिए ही लागू होता है। तो स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है, ये हमको पता है। तो किसी बंद लूप के लिए किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वह जो है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर ही वापस आ जा रहा है। हम अभी देखें लूप में, है ना। आप देखिए इस लूप में हम A B C D A और B E F C B में हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो किसी बंद लूप के लिए वहाँ किया गया कार्य का मान शून्य होता है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ओके, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दोनों नियम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।